हेलो बच्चों, आप स्कोर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटोर डॉक्टर आदित्य पांडे एक बार फिर से 1000 क्वेश्चन सीरीज को लेकर के आप सभी के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं पहला पार्ट जो इस क्वेश्चन सीरीज का है वो आप सभी ने देख लिया होगा। बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और इससे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है बच्चों, मैं बता नहीं सकता हूँ। और अब इतना उत्साह हो गया है कि अब हम इस सीरीज को रुकने नहीं देंगे, है ना। केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स और बायोलॉजी की भी सीरीज लॉन्च हो रही है और जितनी जल्दी आप लोग इससे कनेक्ट होंगे, जितनी जल्दी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, आप तक इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंचेगी, है ना। हम यहाँ पर अपने एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। आप देखना, नीट आते आते ना आप इतने अच्छे फ्लो में आ जाओगे और लगभग हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और हर क्वेश्चन पे आप सबकी पकड़ हो जाएगी तब तक, है ना। तो चलिए बिना टाइम खराब करते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक पे आते हैं, है ना। 15 क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियो में करा दिया था, उसके आगे कंटिन्यू करते हुए हम 16 से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि एटम के डेवलपमेंट के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराए गए थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम जो भी एनर्जी के एस्पेक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं या उसके आगे आज वो सब हम डील करने वाले हैं। तो सब लोग तैयार हैं इस बात के लिए? सब लोग खुश हैं, है ना। चेहरे पे मुस्कान लाइए, पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। ओके, तो क्वेश्चन की सीरीज में जो आज का क्वेश्चन है हमारे सामने वो होने वाला है कुछ स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, है ना। तो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले थोड़ा सा ये हम सबको देखना पड़ेगा, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे? ये जो सीरीज लिखी हुई है ना, आप सबको पता है बेटा, ये पूरा का पूरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सन से आने वाली जो लाइट है वो एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो है। पहले ऐसे माना जाता था कि इस रेडिएशन को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। बाद में पता चला मीडियम हो या ना हो, ये तो वैसे भी चल सकता है ना। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ये कैसे जनरेट होता है, या क्या इसको हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं? आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा, अर्थ मैग्नेटिज्म, या फिर फिजिक्स में मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा, या वहां पर भी तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाया ही जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर सेट कर देते हैं तो ये जो लाइट है ये इन दोनों के भी परपेंडिकुलर रन करती है। अगर हम मान लें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या हम मान लें ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ना, तो जो लाइट होगी वो प्रोपेगेट होगी इन दोनों के भी परपेंडिकुलर, है ना बेटा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोपेगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, क्या ऑर्डर क्या है इसका? तो देखिए, हम सबको पता है ये जो रेडिएशन है बेटा बेसिकली है क्या? एनर्जी ही तो है। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। E क्या है? एनर्जी। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, है ना। और अगर इसको हम थोड़ा सा और देखें तो न्यू इज इक्वल टू क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C बाई लेमडा। तो HC बाई लेमडा, है ना। तो ये फॉर्मूला हो सकता है। तो हम इसमें से ये देख रहे हैं कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। यही तो मतलब हुआ इसका। तो ये जो हम यहां पर सीरीज लिख रहे हैं, आप देखो, सबसे पहले गामा रेज, फिर आ गई एक्स रेज, फिर हो गई अल्ट्रावायलेट रेज, और फिर यहां पर आ गया हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम, फिर आ गई इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और उसके बाद रेडियो वेव। ये जो सीरीज आपको दिख रही है ना, ये जो स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा गया है। क्लियर है? आइए अब इसको समझना है तो कैसे समझें? जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम है हमारे पास, इसमें क्या होता है? BIVGYOR। ये क्या है? वायलेट। ये क्या है? रेड, है ना। वायलेट से पहले जो आएगा उसका नाम है अल्ट्रावायलेट और रेड के जो बाद आएगा उसका नाम है इंफ्रारेड। क्लियर? तो ये हमारा ओवरऑल ऑर्डर आ गया। तो स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आइए स्टार्ट करें। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एक्स रे।
है ना। एक्सरे अब कहाँ का क्वेश्चन है बेटा, IIT 1992 का क्वेश्चन है, तो करने में मजा आएगा। ठीक है, अगेन मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जैसे मैं क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करूं, आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। होता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होता है तो आगे मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे, और हो भी जाए क्वेश्चन आपसे, उसके बाद फिर जो भी मैं सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूं तो आप ट्राई करेंगे, क्या मैं कोई लॉन्ग तरीके से सॉल्व कर रही हूं, या फिर जो शॉर्टकट अपन बताने वाले हैं क्या इससे कोई फायदा होने वाला है, या कॉन्सेप्चुअली हम कहां पर वीक हैं कहां पर स्ट्रांग हैं, सब मैच कराएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए देखिए, फिर यहां पर पूछा गया है एक्सरे के कैरेक्टरिस्टिक से कौन सा मैच नहीं करता है इसमें से। तो सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है, अभी मैंने आपको दिखाया भी कि एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के भी हो जाएंगे, है ना। आइए फिर देख लें, यहां पर लिखा है द रेडिएशन कैन आयनाइज गैसेस। बिल्कुल बेटा, ये सही बात है। इट कॉजेज ZNS टू फ्लोरेसेंस, मतलब अगर एक्सरे चलता हुआ किसी ZNS की प्लेट पे पड़ेगा तो फ्लोरेसेंस यानी कि प्रदीप्ति, यानी कि वहां से ऐसे आपको लाइट जैसा दिखेगा, है ना। ये भी बिल्कुल सही बात है। डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैंने अभी आपसे क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगी होगी तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे ये इनके भी परपेंडिकुलर चलेंगे, है ना, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो ये जो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट लिखा है ये गलत लिखा हुआ है बेटा। फिर हैव वेवलेंथ शॉर्टर देन दी अल्ट्रावायलेट रेज, तो आप ये खुद ही देख लो, ये अल्ट्रावायलेट रेज है और ये क्या है, एक्सरे है। तो एक्सरे की वेवलेंथ कम है, अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ ज्यादा है, और यही तो लिखा हुआ है कि एक्सरे की वेवलेंथ कम है अल्ट्रावायलेट रेज से। बिल्कुल सही पॉइंट है बेटा, है ना। तो ये भी पॉइंट यहां पर सही है। हमारा आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। क्लियर हो गया। तो आगे से भी याद रखेंगे। और पता है इसीलिए जब हम लोग एक्सरे रूम में जाते हैं जहां पर एक्सरे कराया जाता है, तो उस रूम में जाते हैं तो वहां पर प्रॉपर बॉडी के बचाने के लिए, है ना, प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि हॉस्पिटल्स वगैरह में इतना नॉर्मली होता नहीं अपने यहाँ पर देखो यार होना तो चाहिए बेसिकली, है ना। और फिर ये गैसेस ही नहीं, ये जो हमारे एनिमल टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उन पर भी बहुत घातक असर डाल सकता है। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्लोरीन बॉन्ड्स इन Cl2 इज 242 किलोजूल पर मोल। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अ सिंगल क्लोरीन बॉन्ड इज। क्लियर। चलो अब ट्राई करो एक बार खुद से, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना। अब देखो बेटा है क्या, यहां पर हमें पता है कि एनर्जी के बारे में मैंने आपको अभी सिखाया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ। इसको फॉर्मूला भी लिख लिया, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू HC बाय लेमडा, है ना। जहां पर H क्या है, H इज द प्लैंक कांस्टेंट, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी 6.64 इंटू 10 टू दी पावर -34, और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल सेकेंड। जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की, और सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की, है ना। तो आप यहीं से फिजिक्स में जो क्वेश्चन आता है आपसे डायमेंशन निकालने का, वो भी इजिली यहीं से कर सकते हो। एनर्जी की यूनिट आप डायमेंशन आपको पता ही है, mL²T-2, और सेकेंड यानी कि टाइम का T हो जाएगा, है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा, mL²T-1, है ना। और शायद आप देखना तो एंगुलर मोमेंटम की भी सेम डायमेंशन होती है, तो दोनों की डायमेंशन भी सेम हो जाएगी, और शायद एक आध बार नीट में तो क्वेश्चन ये पूछा ही गया होगा, है ना। आज बेटा यहां पर हमने प्लैंक कांस्टेंट के बारे में देख लिया, है ना, ये समझ में आ गया। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी यूनिट होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, ये क्या है, वेवलेंथ है ये, ठीक है, ये क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है ना। यहां पर न्यू क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी है। H अगेन प्लैंक कांस्टेंट, ये क्या है, एनर्जी। ठीक है ना, सब चीजें मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दी हैं। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। हमसे पूछ रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। तो बताओ बेटा, यहां पर आपको एनर्जी गिवन है और वेवलेंथ निकालना है, तो क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू HC बाई E हो जाएगा, है ना। यहां पर वैल्यूज हमें पुट करना है, सबकी वैल्यूज गिवन है वो रख देना है। बस एक चीज यहां पर ध्यान रखना है बेटा, क्या ध्यान रखना है, यहां पर जो हमें दिया है वो 1 मोल के लिए दिया है, और आपको पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं। एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na, और Na की वैल्यू क्या होती है, आप सबको पता होगा, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, है ना। तो बस
अब अगर हमें इसे शुरुआत से सॉल्व करने की कोशिश करनी है तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू NaHc बाई लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा Na इंटू HC बाई एनर्जी, है ना। और Na का यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू H की वैल्यू रख देंगे 6.64 इंटू 10 टू द पावर -34, C की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर 242 किलो जूल है ना। तो किलो जूल को जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे यार, आप बताओ क्या हो जाएगा, 242 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल, ये हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हम 10 टू द पावर 23 रख देंगे। क्लियर। आप सबको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आ जाए वो बता देना। अप्रॉक्स शायद 594 के आसपास कोई क्वेश्चन आंसर आ रहा होगा, है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है मैंने आपको तरीका बता दिया, कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर आपको देना है, ठीक है ना। चलें अगले क्वेश्चन पे चलें। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, अपनी जो भी इंक्वायरीज वगैरह होती होंगी यार, है ना। अपन बताने के लिए बैठे हुए हैं, हर एक डाउट के बारे में आपसे डिस्कशन होगा। कोई भी आपका ऐसा कमेंट नहीं होगा जो हम लोग ऐसे छोड़ देंगे बिना देखे बिना रिस्पॉन्ड किए, है ना। एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट होने के नाते ये हमारा दायित्व है, आपके हर सपने के साथ, हर क्वेश्चन के साथ हमें वहां पर खड़ा होना होता है। ओके बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ्स विल बी। ओके, अभी तो मैंने आपको सिखाया यार, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है और इज इक्वल टू HC बाई लेमडा होता है। ये भी क्वेश्चन नीट टू देखो कहाँ आया है, 2K11 में आया हुआ है ना। तो हम देखते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर हमें पता चल गया कि ऐसा रिलेशन एनर्जी और वेवलेंथ में होता है तो हम क्यों नहीं रख सकते बेटा E1 अपान E2 इज इक्वल टू लेमडा 2 अपान लेमडा 1, है ना। अच्छा, E1 अपान E2 की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो गया, 1/2। तो आंसर आ गया हमारा 1/2 इज इक्वल टू लेमडा 2 अपान लेमडा 1। तो यहां से लेमडा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 लेमडा 2, है ना। आंसर में मैच करा लेना, कहां पर लिखा है, लेमडा 1 इज इक्वल टू 2 लेमडा 2। आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड, है ना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था यार, नीट का क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया सबसे, है ना। चेहरे पे स्माइल आ रही है ना, लग रहा है ना कि एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल इज 6 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज if a photon of a frequency 1 into 10 to the power 16 hertz strikes the metal surface, then kinetic energy of electron। ये बेटा पहली बात क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, पहले तो यही पॉइंट क्लियर हो जाए, मैं सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इक्वेशन कैसे याद रहेगी, मान लेते हैं कि सन से लाइट जो आएगी वो आएगी h न्यू, है ना। ये सन से लाइट आई, है ना। ये लाइट आकर के एक मेटल के ऊपर गिर जाती है। क्लियर। हर मेटल की अपनी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। जब आने वाली लाइट इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करेगी, यानी कि इससे ज्यादा होगी, तभी उस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। और इस पर भी क्वेश्चन अलग से पूछे गए हैं। ठीक है, आने वाली लाइट और जो यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर ये वाली लाइट हमारे पास E is greater than E naught, या h न्यू is greater than h न्यू naught, या hc by lambda is greater than hc by lambda naught, इन कंडीशंस में जाकर के मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना। तो ये एक छोटा सा हमारा पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो कितनी होगी, न्यू नॉट, है ना। एनर्जी कितनी हो जाएगी, h न्यू नॉट, और प्लस जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर, ऐसे लिख दिया। इसके कई सारे यहां पर हो सकते हैं, या हो सकता है हाफ mv² हो, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं। हो सकता है EV0 हो, तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर काइनेटिक एनर्जी पूछे तो ये रख देना इसकी जगह पर सीधा सीधा। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछे तो V0 निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी इज रिप्लेस्ड बाय EV0, और अगर मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो काइनेटिक एनर्जी इज रिप्लेस्ड बाय हाफ mv max², है ना। रेडी हो सब लोग इस बात के लिए। चलो बेटा, अब मुझे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी निकालना है सीधा सीधा। तो हम क्या करेंगे, h न्यू माइनस
एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यहां से एच तो मैं कांस्टेंट यहां से कॉमन ले सकता हूं, है ना, तो न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? एच की वैल्यू यहां पर क्या रखना है, सबको पता है 6.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। क्लियर? यहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल इज दिस, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दिस। तो बेटा ये न्यू क्या है, आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर 16 माइनस ये न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू यहां पर साफ साफ दी गई है 6 इंटू 10 टू द पावर 15 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। क्या हम इसको ऐसे नहीं ले सकते बेटा? आप बताओ, क्या इसको ऐसे नहीं ले सकते? 10 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 15, सोच के बताओ, हाँ या ना, सही तरीका है ना। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 15 को भी अगर हम यहां देख लें तो 6 माइनस 4 इज इक्वल 6 माइनस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 15 हो जाएगा, इंटू किसकी वैल्यू 6 इंटू 6 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो आप बस सॉल्व कर लेना, अब तो आपको वैल्यूज दिख ही रही यहां पे, ठीक है। इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ, इसका भी जो करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर में आ रही होगी उसको भी कमेंट बॉक्स में आपको जिम्मेदारी के साथ आंसर देना है बच्चों, है ना। अगर सिंसियरली सीरियसली हमारे साथ जुड़ोगे, क्वेश्चन साथ साथ करते रहोगे, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे करा रहा हूँ इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहोगे, मुझे भी दिखेगा कि आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है, तो आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हम कराने के लिए आगे तैयार है ना। चलिए आगे बढ़ जाए, इतना समझ में आ रहा है सबको बेटा? तो सबको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन याद हो गया। सन से कितनी लाइट आई, एच न्यू, मेटल पे गिरी, मेटल के अपने सहने की क्षमता कितनी थी, एच न्यू नॉट, ठीक है। और अगर आने वाली लाइट इस एच न्यू नॉट से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला रख दो, उसे किससे रिप्लेस कर सकते हो, या तो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी लिखो, या तो हाफ mv² मैक्सिमम लिखो, या तो ev नॉट लिखो, ठीक है, और इक्वेशन लगा दो, सब कुछ आ जाएगा। चलें आगे बढ़े, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारे पास, a gas absorbs a photon 355 nanometer and emits at 2 wavelengths. If one of the emission is at 680 nanometer, the other is at. तरीका समझना बेटा, पहले इस बात को ऐसे समझो कि एक हमारे पास गैस है, वो एक फोटोन एब्जॉर्ब करती है एच न्यू, ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी है एच न्यू, और यहां से आप ऐसे समझो ना कि यहां से क्या हुआ, 2 फोटॉन निकल रहे हैं, यहां से कितने फोटॉन निकल रहे हैं, 2 फोटॉन निकल रहे हैं, है ना, 1 और 2। ये तो आने वाली एनर्जी है, ये जाने वाली एनर्जी है। क्लियर? तो बेटा एक बात बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जितनी एनर्जी आएगी उतनी ही तो जाएगी। तो अगर आने वाली एनर्जी बेटा E है तो जाने वाली एनर्जी क्या होगी, अगर मान लो E1 और E2 है तो दोनों की वैल्यू तो इक्वल होंगी, तभी तो जाकर के एनर्जी कंजर्वेशन यहां पर लगा सकते हैं बेटा, है ना। तो अगर वो ये कह रहा है कि इतने नैनोमीटर यानी कि इतने वेवलेंथ की एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब बराबर इमिट, है ना। तो यहां पर सबसे पहले क्या लगाएंगे, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इक्वल टू इमिटेड एनर्जी, इमिटेड एनर्जी। अब एमिशन 2 रेडिएशन में हुआ है, आया 1 रेडिएशन में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर E एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू E इमिट, ऐसे लिख सकते हो इसको, इमिटेड, है ना। तो यहां हम लिखेंगे H न्यू इज इक्वल टू H न्यू 1 प्लस H न्यू 2, या हम लिखेंगे HC बाई लेमडा इज इक्वल टू SC बाई लेमडा 1 प्लस SC बाई लेमडा 2। यहां से SC हम कॉमन ले सकते हैं, 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2 लिख देंगे यहां पर, SC से SC यहां पर कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2 हो जाएगा, है ना। बस इसी के बिहाफ पे इसको सॉल्व करना है। अब आप देख लो यहाँ पे वैल्यूज कैसे पुट करनी है, आने वाला जो है ये 355 हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 2 वेवलेंथ निकली, एक का वेवलेंथ कितनी है 680 और प्लस दूसरे का पूछा जा रहा है, तो अब बताओ 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 355 माइनस 1 बाई 680, है ना। और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 6
80 इंटू 355, एलसीएम लेने का ये अलग ही तरीका है। 355 से 355 कितना बचा, 680 माइनस 355 इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा 2। तो लेमडा 2 कितना आ जाएगा, 680 इंटू 355 डिवाइड बाई इसमें से माइनस कर लो, है ना। तो 680 माइनस 355, है ना। अब इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लो, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो 743 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगा। आप एग्जैक्टली सॉल्व कर लेना, ठीक है। और आप जो सॉल्व करना वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बता ही देना, ठीक है। तरीका समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, जितनी एनर्जी आई उतनी ही इमिट होगी, है ना। अब जितनी एनर्जी आई तो उसका हमने लिख लिया, और जो एमिटेड एनर्जी है चूंकि वो दो पार्ट में हो रही है इसलिए हमने लिखा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। बस एनर्जी कंजर्वेशन का सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए कोड डेरिवेशन से रिलेटेड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ये क्या लिखा है, पहले तो डेटा पढ़ लो। इफ लेमडा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मेटल एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल वुड बी। मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, अभी तो बताया था यार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। कितना, जरा बताओ, सन से कितनी लाइट आई, h न्यू, है ना। मेटल की अपनी एनर्जी कितनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी h न्यू नॉट, ठीक है। प्लस बताओ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, हो गया ना सही। अब यहां पर क्या लिखें, hc बाई लेमडा इज इक्वल टू hc बाई लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी को किस में चेंज कर दें, हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम। हमसे यही v मैक्सिमम की वैल्यू पूछी जा रही है, ध्यान से देख लो। और अब आपको पता लग गया होगा, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कहां ही परेशान हो रहे थे। तो क्या हो जाएगा बताओ, hc बाई लेमडा माइनस hc बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम, है ना। यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो hc यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। यहां पे 2 है तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, है ना, mv स्क्वायर मैक्सिमम। ये m यहां मल्टीप्लाई में है तो यहां लाके डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2hc बाई m और 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू v मैक्स का स्क्वायर। और अगर बेटा उधर स्क्वायर है तो इधर क्या ले सकते हैं, अंडर रूट, है ना। और यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अंडर रूट हटाना हो तो आप पूरी के ऊपर क्या लगा देंगे, पावर 1/2, है ना। ऐसा आंसर ढूंढ लो, इसमें कहां लिखा है 2hc बाई m। और हाँ, इसको और सॉल्व करना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2hc बाई m, और इन दोनों में क्या ले लें हम, एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा लेमडा लेमडा नॉट, और इधर क्या हो जाएगा लेमडा नॉट माइनस लेमडा, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके पावर 1/2। तो आंसर कौन सा मैच हो रहा है, सेकंड वाला, ठीक है। समझ में आ गया, आसान था ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इस तरह से क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, क्या, काइनेटिक एनर्जी इज रिप्लेस्ड बाई EV नॉट। तो हो सकता है इसमें हमसे पूछे V नॉट की वैल्यू बताओ, तो फिर वही काम करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, है ना, यहां पर E से सबको डिवाइड कर देंगे और एक चीज आ जाएगा। दूसरा, इसी पर ग्राफ का भी क्वेश्चन बना है, स्ट्रेट लाइन कर्व का, y इज इक्वल टू mx प्लस c लगा करके, वो भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लेवल पे आने वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए, है ना। आगे बढ़ सकते हैं अभी, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रेंज। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास सपोज दैट कुछ इस तरह से कंडीशन है, यहां पर हमारा न्यूक्लियस है ना, किसी एटम की बात कर रहे हैं, यहां पे न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 5 है, इस तरह से। अगर कोई भी फोटोन या कोई भी रेडिएशन ऐसा देखने को मिल रहा है जो फर्स्ट सेल से कहीं भी जा रहा है, कहीं भी मतलब फर्स्ट से सेकंड पे भी जा सकता है, फर्स्ट से थर्ड फोर्थ कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो जब कोई फोटोन, जब कोई भी रेडिएशन, है ना, जब कोई भी स्पेक्ट्रम, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझो, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर सेल से हायर सेल में जाता है तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। आपको ये बोलो सीढ़ियां चढ़ना है तो सीढ़ियां तभी चढ़ पाओगे जब आपके पास एनर्जी होगी, है ना। तो लोअर से हायर लेवल लाने पर एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, और वहां पर कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब हायर से लोअर लेवल पे आना है, अरे मैं उठा के आपको छत से नीचे फेंक दूं, आपको कौन सी एनर्जी खर्च करने की जरूरत है यार।
तो जब हायर से लोअर लेवल पे आना है तो एनर्जी इमिट होगी, और यहां पर जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। तो आगे से एब्जॉर्प्शन एमिशन का फर्क नहीं समझ में आ जाएगा ना, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलो देखो, तो बेटा अगर मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से कहीं भी जा रहा है या कहीं से भी फर्स्ट सेल पे लौट करके आ रहा है, तो इस बनने वाले सारे सीरीज, सारे ट्रांजिशन, सारे स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम देंगे? लाइमन सीरीज के स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहां से मिलेगा लाइमन सीरीज, यहां मिलेगा इसी तरह से बामर सीरीज, यहां मिलेगा हमारा पास्टन सीरीज, है ना, यहां मिलेगा ब्रैकेट सीरीज, ठीक, ब्रैकेट सीरीज, यहां मिलेगा फंड, और इसके ऊपर एक और मिलता है, ज्यादा उसमें बुक्स वगैरह में रहता नहीं है, हम्फ्री नाम है इसका। क्या नाम है? हम्फ्री। तो ये टोटल सीरीज के नाम मैंने बता दिए आपको। ठीक है, अब सवाल ये आता है, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फर्स्ट सेल में आएगा, अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन इमिट वहां से जब कहीं से भी फर्स्ट सेल पे आएगा तो बताओ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि इमिट होगी? हायर से लोअर लेवल पे आ रहा है ना, तो एनर्जी क्या होगी? इमिट होगी। स्पेक्ट्रम का नाम क्या पड़ेगा? एमिशन स्पेक्ट्रम। बोल लोगे ना, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एमिशन स्पेक्ट्रम इसका नाम पड़ेगा। जब ये एनर्जी इमिट होगी तो E इज इक्वल टू hc/λ होगा। ये एनर्जी किसी न किसी वेवलेंथ से एसोसिएटेड होगी। वो वेवलेंथ हम जाके मैच कराएंगे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम से, जो भी मैंने आपको सिखाया है ना, जहां गामा रेज, एक्स रेज से लेकर के रेडियो वेव तक आपने पढ़ी, उस वेवलेंथ को जब वहां से मैच कराएंगे तो वो किसी न किसी रेंज में आती हुई दिखेगी। जिस रेंज की होगी हम वो बता देंगे। अब देखो कितना आसान है, मैं आपको अब अपना तरीका बताता हूं कि कैसे हमें समझना है इस चीज को। सारी सीरीज के नाम यहां पे लिखे गए हैं। ठीक है, ये हो गया जब n1 इज इक्वल टू 1 हो, ये हो गया जब n1 इज इक्वल टू 2 हो, ये हो गया जब n1 इज इक्वल टू 3 हो, ये हो गया जब n1 इज इक्वल टू 4 हो, ये हो गया n1 इज इक्वल टू 5 हो, ये हो गया n1 इज इक्वल टू 6 हो, और यहां पर n2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2, 3 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह n2 इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा? 3, 4 कुछ भी हो सकता है ना। अब देखो आपको भी क्या सिखाया मैंने? BIBGYOR, ये क्या है? विजिबल रेंज है ना, क्या है? विजिबल रेंज है। बताओ ये क्या है? वायलेट, वायलेट से पहले क्या आएगा? अल्ट्रा वायलेट। ये क्या है? रेड, रेड के बाद क्या आएगा? इंफ्रा रेड। क्लियर? अब चलो मेरे साथ बोल के देखो, विजिबल बामर। बोलो एक बार मेरे साथ, सब लोग बोलो, क्या बोलना है? विजिबल बामर। बोलने में देखो लग रहा है ना कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो विजिबल रेंज है बेटा, है ना, इसमें कौन सी सीरीज आती है? बामर सीरीज। अब बताओ बामर सीरीज से पहले कौन आती है? लाइमन सीरीज। तो इसमें आ जाएगी लाइमन सीरीज। और बामर सीरीज के बाद कौन आती है? ये सारे के सारे। तो इसमें आ जाएंगे कौन कौन से? पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। फिर एक आता है फार इंफ्रारेड, मतलब इंफ्रारेड में भी बहुत दूर। फार इंफ्रारेड में आपका आ जाता है हम्फ्री। ठीक है, क्या आ जाएगा? हम्फ्री। क्लियर है ना? पूरा याद करने का तरीका भी बता दिया। विजिबल बामर, उससे पहले कौन सीरीज आती है? बामर से पहले लाइमन, तो लाइमन आ गई अल्ट्रावायलेट में। बामर के बाद जितनी भी आती हैं सब किस में आ जाएंगी? इंफ्रारेड में। सबसे लास्ट वाली फार इंफ्रारेड में, है ना। चलो ये भी क्लियर होगा। तो आगे से याद रखना कि कौन से स्पेक्ट्रम की सीरीज कौन से रेंज में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ठीक है, Which electronic label would allow the hydrogen atom to absorb a photon but not to emit a photon? वाह, बहुत बढ़िया। तो क्या करें, कैसे सॉल्व करें? इमिशन का मतलब क्या होता है बताओ? अभी आपको क्या सिखाया, कैसे होगा इमिशन? जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई रेडिएशन हायर से लोअर लेवल पे आएगा तभी तो इमिशन बोलोगे। एब्जॉर्ब तो कोई भी कर सकता है। इमिशन में आने के लिए क्या होना चाहिए? हायर से लोअर लेवल पे आना चाहिए, है ना। और अब आप बताओ हायर से लोअर लेवल पे आने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे यहां पर क्या लिखा है? 1s। 1s तो सबसे लोएस्ट लेवल है यार, इससे भी लोअर कुछ हो सकता है क्या? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1s पे है तो क्या ये और नीचे आ सकता है? बोलो नहीं आ सकता है। और जब नहीं आ सकता है तो क्या एनर्जी एमिट कर सकता है? बोलो नहीं कर सकता है। तो क्या एमिशन स्पेक्ट्रम की लाइन यहां पर देखने को मिलेगी? बोलो नहीं देखने को मिलेगी। और यही तो आंसर है यार, कहां इसमें सोचने की जरूरत है? बताओ कितना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1s। ये एब्जॉर्ब तो कर सकता है, एब्जॉर्ब तो कर सकता है, बट एमिट नहीं कर सकता
है ना। ये हमारा एक और क्वेश्चन यहां पर हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। हाँ, ये आपको कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना था। ये बहुत क्वेश्चन आता है, शॉर्टेस्ट लाइन और ये लॉन्गेस्ट लाइन वगैरह का। आइए अभी क्रैक कर देते हैं, है ना। पहली चीज तो यहां लिखा है बामर सीरीज। बामर सीरीज का मतलब n1 इज इक्वल टू कितना होगा, 2। क्लियर, ठीक है ना। और n2 इज इक्वल टू कितना होगा, उसके आगे 3, 4 कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटी तक। पहले तो ये कंफर्म कर लिया, ठीक है, ये बना के यहां पे छोड़ दिया। दूसरा, एक और फॉर्मूला 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेव नंबर। क्या बोलेंगे, वेव नंबर। कल को अगर क्वेश्चन आ गया वेव नंबर तो क्या निकालोगे, 1 बाई लेमडा निकाल लेना। और 1 बाई लेमडा किसके बराबर है, आर जेड स्क्वायर। आर क्या है यहां पर, रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। और z क्या है यहां पर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और n1 और n2 की वैल्यू बता ही दिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना यहां पे। अब हमें सॉल्व करना है। अच्छा बताओ बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, hc बाई लेमडा। हाँ या ना, बोलो हाँ बिल्कुल होता है यार। अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, ज्यादा है, तो एनर्जी कम होगी, कम होगी, तो एनर्जी कम होगी, है ना। और एनर्जी कम होगी। एक बामर सीरीज है, बामर सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, सेल नंबर 2 से निकलेगा, ठीक है। अब बताओ, सेल नंबर 2 से गया 3 में, 2 से गया 4 में, 2 से गया इन्फिनिटी, है ना। तो आपको ज्यादा एनर्जी कहां खर्च करनी पड़ेगी, ज्यादा दूर चलोगे तो ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जस्ट यहां से बगल वाले कमरे में चले गए तो कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। मैं यही बस सिखाना चाह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में आप थोड़ा भी अपना जो थॉट प्रोसेस है आपका, उसको थोड़ा सा चेंज करके कम सॉल्व करके क्वेश्चन के आंसर जल्दी से निकाल सकते हो, है ना। तो मैं बस ये सिखाना चाह रहा हूं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, एनर्जी कम मतलब जस्ट पड़ोस वाली सेल में जाना, है ना। तो बताओ यहां पर n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बस खत्म। अच्छा यहीं पर बोल देगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाती, इंफिनिटी हो जाती। अब तो आ गया होगा यार समझ में, है ना। तो बस अब वैल्यूज रखनी है, सॉल्व हो जाएगा अपने आप। चलिए रख दें वैल्यूज, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर। अच्छा ये क्या है, ये हाँ बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही मान लेते हैं, क्योंकि वैसे भी तो हमारा ये जो बोर का पूरा कॉन्सेप्ट था, ये एटम नंबर z इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन के लिए था, तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर दिया हमने, है ना। और 1 बाई n1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर, है ना। ये पूरा सॉल्व कर लेना आप, जहां तक है 656 आंसर आएगा, है ना। सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बता देना, ठीक है बेटा। यहां से आपको निकालना क्या है, वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, फॉर्मूला बता दिया मैंने, तरीका बता दिया, कॉन्सेप्ट सिखा दिया। तो आगे से कोई भी हमारा बच्चा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में कंफ्यूज नहीं होगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो बहुत दूर जाना है। क्लियर है, ठीक है। तो इससे अच्छा बहुत दूर जाना मतलब n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। और n1 की वैल्यू बामर, पास्चन, ब्रैकेट, टिफंड और हम्फ्री के लिए मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा और बोर तो नहीं हो रहे हो ना यार, ठीक है। लगे रहो साथ साथ में, मैं बता रहा हूं, है ना। ये जो फील्ड है ना बेटा, ये डेडिकेशन की फील्ड है। ऐसे आपको डॉक्टर बनने को मौका नहीं मिलेगा। डॉक्टर बनने के लिए आपका डेडिकेशन थोड़ा भी अगर आप लगता है ना ऊपर वाले को कि यार इसके डेडिकेशन में कमी है ना, तो लोग कहते हैं ना डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होता है। तो यार वो अपना प्रतिनिधि आपको क्यों बनाएगा जब आप वो भरोसा ही नहीं जीत पाओगे। तो पहले वो कुव्वत पैदा करो, वो दिखाओ अपने अंदर कि हाँ मुझ में ये चीज है, आप मुझे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं निभाऊंगा, मैं निभाऊंगी। और जब ये चीज आप दिखाने लगोगे ना, अपनी एनर्जी उस यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट कराओगे ना, तब होगा रेजोनेंस, तब होगा सिलेक्शन, है ना। चलें आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ एंगुलर मोमेंटम फॉर हाइड्रोजन n is equal to 1 is x, then find angular momentum for Li plus 2 n is equal to 1। तो पहले एंगुलर मोमेंटम को जान लें हम लोग। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई,
नील बोर ने बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सिर्फ उन्हीं सेल में रिवॉल्व करते हैं जिस सेल के लिए उनका एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा समथिंग करके, है ना। तो अब बताओ बेटा, यहां पर हमने देखा ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। इसको फिजिक्स में ऐसे डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। और एक्चुअल में क्या होता है, ये mv क्रॉस r ऐसे होता है ना। तो ये क्वेश्चन अब हमारे पास देखेंगे। तो बेटा एक बताओ, एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे। h तो कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है। और अगर एंगुलर मोमेंटम n पे डिपेंड कर रहा है, n पहले भी 1 था, n अभी भी 1 है, इसका z अलग होता है, इसका z अलग होता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम तो z पे डिपेंड ही नहीं करता है यार, और n पे डिपेंड करता है। n सेम है तो जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू अब भी रहेगी। आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा रहा पार्ट 2, है ना। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पहुंचाएं, ये वीडियो दिखाएं अगर आप उनका भला चाहते हैं, है ना। और सब लोग मिलकर के ग्रुप में स्टडी करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, थैंक यू बेटा।